तो आई थिंक वी कैन स्टार्ट एक्चुअली। और लास्ट टाइम हम लोग डिस्कस कर रहे थे अबाउट डिफरेंट प्रोफेशंस, तो उसमें एक प्रोफेशन रह गया था, दैट वाज अबाउट स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स के लिए हमें क्या हमारी रिक्वायरमेंट है। कनिका एक माइक म्यूट कर लो प्लीज। स्पोर्ट्स के लिए देखिए, स्पोर्ट्स में इन केस यू वांट टू बी सक्सेसफुल स्पोर्ट्स पर्सन, मार्स बिकम्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लैनेट। जब तक मार्स स्ट्रांग नहीं होगा तो नेचुरली स्पोर्ट्स तो एनर्जी है आपकी, बेसिकली फिजिकल एनर्जी ज्यादा है, तो बिना मार्स के स्ट्रांग हुए या थर्ड हाउस के स्ट्रांग हुए यू कैन नॉट बी ए सक्सेसफुल स्पोर्ट्स पर्सन। और उसके अलावा कुछ रिक्वायरमेंट और भी हैं, जैसे जुपिटर कहते हैं कि बेसिकली नॉलेज तो है ही है, बट दिस इज आल्सो द आर्ट ऑफ प्लेइंग गेम। और उसमें डिसिप्लिन आपको रखना पड़ता है, या गेम्स के रूल फॉलो करने पड़ते हैं, या जजमेंट करना पड़ता है। तो इन सब के लिए जुपिटर प्लैनेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर जुपिटर अगर स्ट्रांग नहीं है तो भी आप बहुत अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन नहीं बन सकते। और मरकरी तो जानते ही आप, इंटेलिजेंस है, सबके लिए इम्पोर्टेंट है, और खास तौर से जो डिसीजन मेकिंग है स्पोर्ट्स में, बिकॉज यू हैव टू टेक डिसीजन, द स्पर ऑफ मूवमेंट, टाइम नहीं होता आपके पास जो है, और नर्वस सिस्टम को कंट्रोल में रखते हुए आपको बहुत जल्दी जल्दी डिसीजन लेने पड़ते हैं और राइट डिसीजन होने चाहिए। तो मरकरी भी बहुत इम्पॉर्टेंट प्लैनेट हो जाता है। तो खास तौर से हम देखते हैं कि 3 प्लैनेट, मार्स, जुपिटर और मरकरी, ये स्पोर्ट्स पर्सन के लिए स्ट्रांग होने चाहिए, या सक्सेसफुल स्पोर्ट्स पर्सन के लिए ये प्लैनेट स्ट्रांग होने चाहिए। अब जहां तक हाउसेस का सवाल है, थर्ड हाउस हमने देखा, क्योंकि थर्ड हाउस ही हमारा इनिशिएटिव है, कॉन्फिडेंस है, एडवेंचर है, इन सब चीजों की जरूरत होती है। फिफ्थ हाउस हमारा क्रिएटिविटी है, इंटेलिजेंस है, और सिक्स्थ हाउस कंपटीशन है। तो ये तीनों हाउसेस का भी जो है वेल प्लेस्ड होने चाहिए। और स्पोर्ट्स पर्सन के लिए ये भी कहा कि जो सेक्रेटेरियस साइन है, 9th साइन, दैट शुड बी मोर प्रोमिनेंट। वाई आप बता सकते हैं कि स्पोर्ट्स पर्सन के लिए वाई सेक्रेटेरियस साइन शुड बी सो प्रोमिनेंट? सर वो धनुष बाण दिए हुए होता है ना, जो इसका वो निशाना लगा रहा है, तो वो वही स्पोर्ट्स में भी जरूरी है, फोकस और मतलब स्ट्रेंथ, टारगेट पे वो फिक्स हो पा रहा है। देखिए, जितना आप काफी हद तक सही हैं, जितने भी जो जोडिकल साइन हैं, इनको हम सिंबल से ही उनको पूरी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, या पूरी कैरेक्टरिस्टिक्स मालूम कर सकते हैं। हमें कोई याद करने की जरूरत नहीं है। अगर हमें सिंबल के बारे में पता है उसके, तो बहुत आसानी से उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स का भी पता लग जाता है। अब सेक्रेटेरियस का सिंबल क्या है? half horse, half man with a bow. Yeah, the first portion, first half is the man with the bow and arrow. Man. And सर second, उसमें ही फोकस एंड ताकत दोनों हो गए। second half is horse, right? ये दो ही चीजें हैं। And what the man stands for and what the horse stands for? Horse is for power and Horse man is for physical power. Speed also. And man is for target, For intelligence. focus. Man is for intelligence. आदमी, हम लोग, डिफरेंस हमारा यही तो है कि we have some intelligence. So Sagittarius sign देखिए, such a beautiful sign and this is a very important sign, क्योंकि ये दोनों चीजें हैं इसमें, फिजिकल स्ट्रेंथ भी और माइंड है। तो कहते हैं कि दिस इज अ परफेक्ट ब्लेंड ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ एज वेल एज द इंटेलेक्ट, या हम कहें कि बॉडी एंड माइंड का कॉम्बिनेशन है, बॉडी एंड माइंड का कॉम्बिनेशन। इससे बढ़िया कोई साइन नहीं है, क्योंकि ऐसा साइन जो आदमी को फिजिकल स्ट्रेंथ भी देता है और इंटेलिजेंस भी देता है। और बो एंड एरो का क्या मतलब है? सर फोकस। हाँ, one of course is the focus, and Focus second and is target. and we want to cross the space, particularly हम जो है तीर कमान से जानते हैं, तो we have intention to cross the space, or we have a liking towards crossing the space, अपनी बाउंड्री को क्रॉस करके आगे बढ़ना। तो ये सब चीजें फोकस है, अटेंशन है, या क्रॉसिंग द स्पेस,
ये 3 चीजें ये बो एंड एरो से रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो पूरा का पूरा हम साइन को इसी तरह से डिफाइन कर सकते हैं। और ये 3 चीजें बहुत जरूरी हैं स्पोर्ट्स पर्सन के लिए। ये जो हम लोगों ने कहा कि फिजिकल स्ट्रेंथ भी बहुत जरूरी है, इंटेलिजेंस भी बहुत जरूरी है, फोकस भी जरूरी है, टारगेट भी जरूरी है, क्रॉसिंग स्पेस इज आल्सो इम्पोर्टेंट। तो इसीलिए सेजिटेरियस साइन आप किसी भी जो स्पोर्ट्स पर्सन के हॉरोस्कोप में देखेंगे, यू ऑलवेज फाइंड कि इट्स वेरी प्रोमिनेंट साइन। लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। चलिए, ये शायद बाई चांस MS धोनी का ये हॉरोस्कोप। तो लेट अस सी व्हाट इट सेज अबाउट मार्स। सर थर्ड लॉर्ड मार्स अपने ही घर को देख रहा है। पहली चीज, मार्स जो है इज वेल प्लेस्ड, इज प्लेस्ड इन द ट्राइन हाउस, हैविंग एन एस्पेक्ट ऑफ जुपिटर। जुपिटर का एस्पेक्ट है उसके ऊपर, जी और जी मरकरी इस साइड में है। तो इट इज बेसिकली एसोसिएटेड विद द बेनिफिक प्लैनेट्स एंड इज वेरी वेल प्लेस्ड। और मैंने कहा कि थर्ड हाउस भी स्ट्रांग होना चाहिए, थर्ड हाउस भी जो है बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो थर्ड हाउस भी आप देखिए मंगल अपनी राशि को देख रहा है, तो अपने आप ही एक राजयोग कारक बन जाता है थर्ड हाउस में। तो थर्ड हाउस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और नॉर्मली हम कहते भी हैं कि अगर कोई भी, अगर मतलब बेसिकली अगर आप सक्सेसफुल होते हैं तो लग्न है, मून है, 9th हाउस है, ये सब स्ट्रांग होने ही चाहिए। तो लग्न की क्या पोजीशन है यहाँ पर? लग्न लॉर्ड 10th में बैठा है अपने घर पहली में। चीज जो, अपने साइन में बैठा है। लग्न लॉर्ड जो है अपनी राशि में क्वाड्रेंट हाउस में प्लेस्ड है, so it's making that बुधादित्य योग, भद्र महापुरुष योग, that is more important than बुधादित्य योग. It's making the भद्र महापुरुष योग, right? And of course बुधादित्य योग also. And what is the planet placed in that house? लग्ना में जो है सर 6th लॉर्ड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एंड ऑपोजिशन 7th लॉर्ड। सर जुपिटर का है, तो जुपिटर का एस्पेक्ट है सारे में। जुपिटर एंड 5th लॉर्ड देखिए प्लैनेट क्या है। 5th लॉर्ड इज द सैटर्न जी, इट इज इन द असेंडेंट। ट्राइन का लॉर्ड ट्राइन में, जी इससे अच्छी पोजीशन तो नहीं हो सकती। देन इसका लॉर्ड यहाँ पर क्वाड्रेंट का लॉर्ड ट्राइन में, ये भी बहुत अच्छी पोजीशन है। फिर 11th हाउस का लॉर्ड लग्न में, क्योंकि मैंने कहा था कि ये सन और मून खासतौर से अगर 11th हाउस के लॉर्ड होकर लग्न में बैठ जाते हैं तो इट बिकम्स अ वेरी पावरफुल राजयोग फ्रॉम फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि रॉयल प्लैनेट है दोनों। तो गेंस जो देंगे, कुछ बोल सकते हैं हाँ, सर? हम ये कहेंगे जुपिटर और मरकरी केंद्र में आ गए तो ये अपना वो उतना इफेक्ट तो नहीं देते हैं ना, अच्छा फल तो नहीं देते, बुरा नहीं देते हैं पर अच्छा नहीं। देखिए आप साइंस में केंद्राधिपति दोष की बात कर रहे हैं, उसी की तो बात कर रहे हैं क्या? किसकी बात कर रहे हैं? जी जी जी, केंद्राधिपत्य दोष, राइट? क्या होता है केंद्राधिपत्य दोष? केंद्र का लॉर्ड केंद्र में नहीं, केंद्र का लॉर्ड केंद्र में नहीं है सर, दोनों साइन पढ़ रहे हैं। शुभ प्लैनेट केंद्र में होते हैं तो अपना वो उतना रिजल्ट नहीं देते हैं, अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं। नहीं, ये बहुत, देखिए ये जो केंद्राधिपति दोष के बारे में हम लोगों की बहुत बहुत गलत फहमियां हैं, और आपकी नहीं, सबकी है। और मैंने तो यहाँ तक भी सुना है कि कोई कहता है कि अगर केंद्र का लॉर्ड होता है प्लैनेट तो वो बेनिफिक है तो मैलिफिक हो जाता है, मैलिफिक है तो बेनिफिक हो जाता है। कुछ कहते हैं कि न्यूट्रल हो जाता है, और दे कंसिडर बोथ मैलिफिक एंड बेनिफिक बोथ एक्चुअली। जबकि हम बात करते हैं केंद्राधिपति दोष, तो दोष किसको लगेगा? मैलिफिक का शुभ होना इज नॉट ए दोष। दोष तो जब भी लगेगा शुभ प्लैनेट अशुभ हो जाए। तो पहली चीज तो यह है कि दिस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द मैलिफिक प्लैनेट्स।
ये बिल्कुल ध्यान में रखिए कि लोगों को बहुत है कि केंद्र का लॉर्ड अगर मैलेफिक होता है तो बहुत अच्छा हो जाता है। नो, दिस दोष इज नॉट एप्लीकेबल फॉर मैलेफिक प्लैनेट। दोष है, दोष शुभ को ही अशुभ होना दोष होता है, ना कि अशुभ का शुभ होना दोष होता है। तो पहली चीज तो यह है कि दिस इज एप्लीकेबल टू ओनली बेनिफिक प्लैनेट, दैट इज जुपिटर, मरकरी, मून, जुपिटर, वीनस, मरकरी एंड मून, 4 प्लैनेट को। और सबसे अच्छा अगर आप वो पढ़ेंगे लघु पराशरी और उसमें श्लोक नंबर 10 है, 10 और 12 को पढ़ लीजिए तो आपको पूरी क्लैरिटी आ जाएगी कि दोष क्या है। तो सबसे ज्यादा कहते हैं कि जुपिटर को लगता है, उससे कम वीनस को लगता है, उससे कम मरकरी को लगता है, उससे कम मून को लगता है। मरकरी मून को क्यों कहा कम? क्योंकि हमेशा वो बेनिफिक नहीं होते, कभी बेनिफिक भी होते हैं, आधे टाइम बेनिफिक होते हैं, आधे टाइम बेनिफिक होते हैं। और उसमें इन्होंने बहुत क्लियरली कहा है कि एनी प्लैनेट, any benefic planet which is a lord of quadrant, and also the lord of मारक स्थान, दोनों चीजें देखिए कि केंद्र का लॉर्ड भी होना चाहिए और मारक स्थान का भी लॉर्ड हो, तभी जो है शुभ प्लैनेट अपनी शुभता खत्म कर देता है। इस केस में जुपिटर के पास है ना सर वो अभी सुनिए कि कोई भी अगर बेनिफिक प्लैनेट केंद्र का लॉर्ड हो और साथ में मारक स्थान का भी लॉर्ड हो, तब वो बेनिफिक प्लैनेट अपनी शुभता को खत्म कर देता है। दिस इज द केंद्राधिपति दोष। और फिर श्लोक 12 में ये लिखा गया कि अगर उस प्लैनेट का संबंध त्रिकोण हाउस से हो जाता है, उस प्लैनेट का संबंध अगर त्रिकोण हाउस के साथ हो जाता है, फिर ये दोष एप्लीकेबल नहीं होता। तो यहाँ पर जुपिटर केंद्र का भी लॉर्ड है, मारक स्थान का भी लॉर्ड है, बट दिस इज प्लेस्ड इन ए ट्राइन हाउस, ट्राइन हाउस, तो वो एप्लीकेबल नहीं है इसके लिए। कहते हैं मारक का तो काम करेगा, वो तो अलग बात है कि कुछ हेल्थ वेल्थ खराब करे, लेकिन जो केंद्राधिपति दोष की कैटेगरी में नहीं आएगा अगर वो प्लैनेट का एसोसिएशन किसी भी ट्राइन हाउस के साथ हो जाता है। और इसमें तो एप्लीकेबल है ही नहीं मरकरी में। मरकरी इज नॉट द लॉर्ड ऑफ दिस 2 हाउसेस, और मरकरी वैसे भी ट्राइन हाउस का लॉर्ड है। अगर यहाँ ये 3 और 6 भी होते तभी भी नहीं लगता, क्योंकि वो ट्राइन का भी लॉर्ड है। तो इसमें ना तो मरकरी को लगता है केंद्राधिपति दोष, ना जुपिटर को लग रहा है, दोनों में से किसी को भी नहीं लग रहा। आप पढ़िए जो लघु पराशरी तो सबके पास है ही आपके पास, तो उसमें श्लोक नंबर 10 और 12 को पढ़िए। उसमें इतना लोग कंफ्यूजन लिए घूम रहे हैं इस योग के बारे में, केंद्राधिपति दोष के बारे में, और पता नहीं क्या क्या माइंड में लिया हुआ है कि मैलेफिक बेनिफिक हो जाता है, बेनिफिक मैलेफिक हो जाता है। तो ये दोष है, ये दोष तो शुभ प्लैनेट को लगेगा तो ही तो दोष बनेगा, नहीं तो अशुभ को शुभ बनना इज नॉट ए दोष, वो तो योग बन जाता फिर। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। एनी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। तो ना तो इसमें मरकरी को लगा ना जुपिटर को लगा। तो मैं ये बता रहा था आपको कि जो जहां तक लग्न का सवाल है, एक तो 5th हाउस का लॉर्ड है, ट्राइन का लॉर्ड ट्राइन में, दूसरा क्वाड्रेंट का लॉर्ड ट्राइन में है, और तीसरा 11th हाउस का लॉर्ड इज इन द लग्न, एंड दैट टू मून व्हिच इज अ रॉयल प्लैनेट। सन और मून अगर 11th हाउस के लॉर्ड होकर लग्न में बैठ जाते हैं तो दे बिकम वेरी वेरी पावरफुल फ्रॉम फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू। तो तीनों प्लैनेट बहुत अच्छे प्लेस्ड हैं यहाँ पर। आप देखिए सब त्रिकोण और ट्राइन का आपस में संबंध हो रहा है एक्चुअली, और लॉर्ड आपने देख ही लिया कि ये 5 महापुरुष योग बना रहा है, भद्र महापुरुष योग बना रहा है। तो नेचुरली हम कहेंगे कि लग्न बहुत स्ट्रांग है। मून भी वहीं पर है, मून इज आल्सो वेरी स्ट्रांग, वैसे भी 11th हाउस का लॉर्ड लग्न में है, जुपिटर के साथ है, और बाकी जो प्लैनेट है वो ट्राइन वगैरह के लॉर्ड है। और तीसरा 6th हाउस का लॉर्ड लगन में बैठा हुआ है, अपने से 8th पोजीशन चला गया, तो जितने भी जो हमारे अपोनेंट्स होते हैं वो भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाते, वो कोई आपको हार्म नहीं कर सकते, तो वो भी एक अच्छा योग है। तो हर तरह से अगर हम देखें तो इट्स अ वेरी पावरफुल लगना एक्चुअली, लगना एज वेल एज द मून आल्सो। और 9th हाउस आप देख ही रहे हैं, 9th हाउस तो अच्छा है ही है, क्योंकि मंगल बैठा हुआ है और जुपिटर उसको देख रहा है वहां पर। तो ये तो खैर लग्न, मून और 9th हाउस की पोजीशन हो गई, बट हम मार्स की पोजीशन देख रहे थे। पहले मार्स की पोजीशन हमने देखा 9th हाउस में है और जुपिटर का एस्पेक्ट है, तो मार्स इज वेल प्लेस्ड। और मार्स जो है वो 3rd हाउस को
एस्पेक्ट भी कर रहा है जो कि उसकी अपनी राशि है, तो थर्ड हाउस भी बहुत स्ट्रांग हो जाता है। जुपिटर यहाँ पर स्ट्रांग है ही है, जैसा अभी हमने देखा कि केंद्र का लॉर्ड ट्राइन में बैठा हुआ है, केंद्राधिपति दोष नहीं लग रहा उसको। मरकरी सो स्ट्रांग, पंच महापुरुष योग बना रहा है, उसको भी केंद्राधिपति दोष नहीं लग रहा। पहली चीज तो ये हुआ कि तीनों प्लैनेट जो हैं, मार्स, मरकरी और जुपिटर, वो काफी स्ट्रांग है, साथ में लग्न, मून और 9th हाउस भी स्ट्रांग है। अब हमने कहा कि थर्ड हाउस स्ट्रांग होना चाहिए, 5th हाउस स्ट्रांग होना चाहिए और 6th हाउस स्ट्रांग होना चाहिए। तो थर्ड हाउस तो देख ही लिया हमने कि मार्स देख रहा है उसको, अपनी राशि को। 5th हाउस की क्या पोजीशन है यहाँ पर? 5th लॉर्ड और 6th लॉर्ड लगन में बैठा है। हाँ, 5th का लॉर्ड पहले तो लगन में बैठा हुआ है, ट्राइन का लॉर्ड ट्राइन में बैठा हुआ है, जुपिटर उसको एस्पेक्ट कर रहा है, जुपिटर एस्पेक्ट कर रहा है। और जुपिटर ये एस्पेक्ट नहीं कर रहा, 5th हाउस को तीनों बेनिफिक प्लैनेट का एसोसिएशन है। 5th हाउस के ऊपर, 5th हाउस के ऊपर तीनों बेनिफिक प्लैनेट का एसोसिएशन है। दैट्स व्हाई जो डिसीजन मेकिंग है या क्रिएटिविटी है या इंटेलिजेंस है, फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू ही वाज वेरी स्ट्रांग एक्चुअली। तो 5th हाउस बहुत स्ट्रांग है। और 7th हाउस भी आप देखिए क्या पोजीशन है। 7th लॉर्ड लगन में बैठा है, 7th लॉर्ड लगन में है, जुपिटर यहाँ देख रहा है अपनी राशि को, और ये जुपिटर यहाँ भी देख रहा है, यहाँ भी देख रहा है, वीनस यहाँ देख रहा है, तो इट इज मोस्टली एसोसिएटेड विद द बेनिफिक प्लैनेट्स। तो 6th हाउस भी स्ट्रांग है। अब 9th साइन की क्या पोजीशन है? अमेरिका में कि सैजिटेरियस लगना शुड बी वेरी स्ट्रांग, Sagittarius sign should be prominent in sports person's horoscope. 9th sign की क्या पोजीशन है? और मरकरी देख रहे हैं सर, मार्स नहीं, मार्स नहीं। पहले तो इसका लॉर्ड क्वाड्रेंट का लॉर्ड ट्राइन में है, ठीक है। Then it is associated with all three benefic planets. मरकरी तो देख ही रहा है इसको, वीनस यहाँ देख रहा है, जुपिटर यहाँ देख रहा है, मार्स भी देख रहा है नंबर 9 को ना सर। हाँ, मंगल भी देख रहा है ऑफ कोर्स, बट जब तीनों बेनिफिक का एसोसिएशन हो गया, उसका लॉर्ड केंद्र का लॉर्ड ट्राइन में चला गया, तो राजयोग तो वैसे ही बन गया। और जब तीनों बेनिफिक भी हैं, तो अगर एक आध मैलिफिक भी देख रहा है तो उससे फर्क नहीं पड़ता। तीनों बेनिफिक का जब एसोसिएशन हो जाता है तो नेचुरली दैट हाउस बिकम्स वेरी स्ट्रांग एक्चुअली। तो 9th साइन भी स्ट्रांग है यहाँ पर, तो सारी चीजें एप्लीकेबल है। ये सचिन तेंदुलकर का है, इसमें देखिए क्या पोजीशन। रत्नेश देख रहा है उसको, सन भी देख रहा है। लग्न की क्या पोजीशन? लेट अस सी द लग्न फर्स्ट। सर लग्नेश लगन को देख रहा है, लग्नेश लगन को देख रहा है पहली चीज, और सन लगन को देख रहा है सर। लग्नादि योग का, हाँ, लग्नादि योग बन रहा है, सबसे इम्पोर्टेंट वो है। और जो व्यक्ति ऐसी पोजीशन में पहुंचा है तो लग्न हैज टू बी वेरी स्ट्रांग। जब तक लग्नादि योग वगैरह नहीं होगा तो कुछ नहीं होने वाला जी। तो दोनों चीजें हैं, एक तो उसका जो लॉर्ड है उसको देख रहा है अपने साइन को जी, और सेकेंडरी लग्नादि योग बन रहा है, क्योंकि तीनों बेनिफिक प्लैनेट का एसोसिएशन है लग्न के ऊपर। रोचक योग, हाँ जी, रोचक योग भी है। हाँ, फिर मंगल सबसे इम्पोर्टेंट होना चाहिए, एंड मंगल यू सी इज हाउ स्ट्रांग इट इज हियर। रोचक महापुरुष योग बना रहा है पहले, जुपिटर के साथ है, मंगल इज वेरी स्ट्रांग हियर, मार्स इज वेरी स्ट्रांग। और जो मरकरी की क्या पोजीशन है? मरकरी अपने साइन को देख रहा है। नहीं, खुद मरकरी की क्या पोजीशन है? वो तो 12th हाउस की पोजीशन हो गई सर। रेट्रोग्रेड, ओ सॉरी, डेबिलिटेटेड है। हाँ, तो डेबिलिटेशन होके तो 10th में बैठा पर अपने साइन से। हाँ जी,
नंबर 3 से 10th में बैठा, 9th हाउस से, 10th फ्रॉम इट्स 9th हाउस से। 9th हाउस का लॉर्ड अपने से 10th पोजीशन में है, राइट। बट नॉर्मली मरकरी की क्या पोजीशन है? अगर मरकरी अगर नीच का है तो वीक हो जाएगा एकदम से, फिर तो बेकार हो जाएगा। सर अपने नक्षत्र में है अपने तो वीक नहीं नक्षत्र में कहलाएगा। है मरकरी जो है यहाँ पर, अपने नक्षत्र में। मार्स भी मरकरी, अपने नक्षत्र में है सर, और हाँ, और देखिए पिछली हॉरोस्कोप में भी मार्स अपने नक्षत्र कितने में। प्लैनेट अपने अपने राशियों को देख रहे हैं। मंगल देख रहा है, जी वीनस देख रहा है, सैटर्न देख रहा है, तो ये 3, और मरकरी देख रहा है। 4 प्लैनेट अपनी अपनी राशियों को देख रहे हैं। दैट इज द ब्यूटी ऑफ द हॉरोस्कोप, क्योंकि इससे सारी पोजीशन चेंज होती है। 4 प्लैनेट अपनी अपनी राशियों को देख रहे हैं। मंगल उच्च का, जुपिटर क्या है? जुपिटर भी तो नीच का है यहाँ। तो फिर वो कैंसिल हो जा रहा ना, मार्स साथ बैठा रहा उच्च का। हाँ, एक तो उसी से कैंसिल हो गया कि उच्च का मार्स है, उससे कैंसिल हो गया। और दूसरा कैसे, और कोई और किसी तरह से हो रहा है कि साइन डिस्पोजिटर नहीं है, लॉर्ड ऑफ एक्सल्टेशन। तो 7th लॉर्ड अपने से 10th में आ गया, वो अच्छी पोजीशन पे आ गया। वो तो ठीक है, 7th लॉर्ड 10th। तो जुपिटर का, बिकॉज इट इज विद एक्सल्टेड प्लैनेट, तो उसकी वजह से ही डबलिटेशन कैंसिल हो रहा है। और कोई रीजन तो नहीं लग रहा मुझे। मून एंड सैटर्न तो है नहीं, इसका एक्सल्टेशन साइन नहीं। हाँ, दैट इज, इट इज विद द एक्सल्टेड प्लैनेट, तो उसकी वजह से कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ आप देखें कि सारे के मतलब राजयोग बना रहा है जुपिटर जो है। तो इसका हम कहेंगे मरकरी एक तो अपने नक्षत्र में है, और दूसरा इसका जो साइन डिस्पोजिटर है दैट इज ए राजयोग कारक प्लैनेट, तो इसलिए वो भी इंपॉर्टेंट हो गया। और 3rd हाउस को देखें, 3rd हाउस की क्या पोजीशन है? सर उसका लॉर्ड स्ट्रांग है ही, लॉर्ड जुपिटर। स्ट्रांग है इसका जो 5th हाउस है इसको देख रहा है सैटर्न अपनी राशि, तो इसलिए 5th हाउस भी स्ट्रांग है। और वैसे भी दोनों बेनिफिक प्लैनेट का एसोसिएशन, दोनों तरफ बेनिफिक प्लैनेट है। और ये हमने देख लिया, मरकरी अपनी राशि में है, और ये इसका साइन डिस्पोजिटर या लॉर्ड जो है जुपिटर है, जो कि वेल प्लेस्ड है। तो ये सारी चीजें जो है वो इंडिकेट करती हैं कि जो हम लोगों ने देखा कि वो सारे के सारे कॉम्बिनेशन है इस हॉरोस्कोप में। और खासतौर से सन उच्च का होना और सैटर्न योग कारक होना, 4 प्लैनेट अपनी अपनी राशियों को देखना, मंगल उच्च का होना, और जुपिटर का नीच मंग राजयोग होना, तो सब कुछ मिला के मतलब अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो इट्स रियली अ गुड हॉरोस्कोप एक्चुअली। बट जनरल क्वेश्चन है। हाँ जी। सर मान लीजिए लग्नेश कहीं और बैठा है, लगन में नहीं बैठा, हाँ हाँ और उस लग्नेश के साथ तीनों बेनिफिक का एसोसिएशन हो जाए, जी। तो क्या वो भी लग्नादि योग कहलाएगा? देखिए, लग्नादि योग की डेफिनेशन क्या है कि नॉर्मली तो ये कहा कि इन तीनों हाउसेस में अगर बेनिफिक प्लैनेट का प्लेसमेंट है 6th 7th 8th हाउसेस में, तो कहते हैं लग्नादि, क्योंकि हम लोग समझते हैं कि 6 में बेनिफिक प्लैनेट चला गया, 8th में बेनिफिक प्लैनेट चला गया तो शायद बहुत खराब हो गया। बट दैट मेक्स द लग्ना वेरी स्ट्रॉन्ग, विच इज वेरी एसेंशियल आल्सो, क्योंकि अगर प्लैनेट यहाँ पर होगा तो इसको देखेगा, यहाँ होगा तो इसको देखेगा, यहाँ होगा तो इसको देखेगा। जी। तो तीनों बेनिफिक प्लैनेट का जैसे एसोसिएशन हो जाना, तो लग्न का लॉर्ड कहीं भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैं दिखाऊं आपको, जी। अब लग्न का लॉर्ड कहाँ है? यहाँ पर है 8th हाउस में, बट तीनों बेनिफिक 8th हाउस में प्लेस्ड है, तीनों बेनिफिक, तो ऑल हैव एन एस्पेक्ट ऑन दिस। तो हम कहेंगे कि लग्नादि योग तो बन ही गया, एंड दैट मेक्स द लग्ना वेरी पावरफुल एक्चुअली। तो कहीं भी हो, बट इसके साथ यहाँ इन तीनों के साथ जो है वो एसोसिएशन होना चाहिए। जैसे और मैं दिखाऊं आपको,
यहाँ देखिए, इसका लॉर्ड तो यहाँ पर है जी, बट तीनों बेनिफिक, जुपिटर तो ऑलरेडी है ही वहां पर, और वीनस इधर है, मरकरी इधर है, तो तीनों बेनिफिक का एसोसिएशन हो जाता है लग्न के साथ, तो लग्नादि योग बन गया। जी, फिर मून के साथ भी तीनों बेनिफिक का एसोसिएशन हो गया, तो चंद्रादि बन गया, और सन के साथ भी तीनों बेनिफिक का एसोसिएशन हो गया, सन के साथ भी तीनों। तो ये ऐसा हॉरोस्कोप है जिसमें लग्न, मून और सन तीनों के साथ तीनों बेनिफिक प्लैनेट का एसोसिएशन है, तो दैट गिव्स रियली ए वेरी गुड। इवन अगर आप इसको राजीव गांधी के हॉरोस्कोप में देखिए, उसमें भी यही है कि तीनों के साथ तीनों बेनिफिक प्लैनेट का एसोसिएशन। तो जब लग्न, मून और सन तीनों ही अगर इतने स्ट्रांग हो जाएंगे तो फिर क्या प्रॉब्लम, फिर तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। यहां देखिए सेम पोजीशन, तीनों का एसोसिएशन हो जाता है, लग्न के साथ भी, मून के साथ भी, और जो फिर इसके सन के साथ भी जो है, तो इन दैट केस लग्ना बिकम्स वेरी स्ट्रांग। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा एक कुछ योग हैं जो प्रोफेशन से संबंधित हैं, प्रोफेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट योग हैं, तो थोड़ा सा उनका हम आइडिया लेते हैं बिफोर वी गो टू द 10 पांच चार्ट एक्चुअली। एक तो किसी का भी अगर 10th का लॉर्ड फर्स्ट में हो या 10th का लॉर्ड सेकंड हाउस में हो, क्योंकि वैसे भी देखें केंद्र का लॉर्ड ट्राइन में चला गया या 10th हाउस का लॉर्ड अपने से 5th पोजीशन में चला गया, तो दोनों केसेस में मतलब हम कहते हैं सिंहासन योग बनता है। सिंहासन मीन्स यू गेट ए वेरी हाई स्टेटस इन प्रोफेशनल लाइफ। ज्ञान योग क्या है, वो भी एक बहुत ही नॉलेजेबल व्यक्ति बनाता है आपको, कि 5th हाउस के लॉर्ड के साथ किसी भी दूसरे ट्राइन हाउस का एसोसिएशन, जैसे अभी हमने देखा कि 5th का लग्न के साथ या 9th का 5th के साथ, तो वो भी एक बहुत नॉलेजेबल, जिसकी वजह से भी आपको प्रोफेशनल पोजीशन बहुत अच्छी मिल सकती है। पंच महापुरुष हमने देख ही लिए ऑलरेडी। दुर्योग का मतलब होता है कि अगर 10th हाउस का लॉर्ड 6, 8, 12 हाउस में चला जाता है, तो उसको हम दुर्योग कहते हैं कि आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ को थोड़ा सा खराब करता है, या प्रोफेशनल लाइफ में अप्स एंड डाउन्स या वेरिएशंस होते हैं, स्मूथ प्रोफेशनल लाइफ नहीं होती। फिर निधि प्राप्ति योगा है, क्योंकि निधि भी तो जब भी प्राप्त होगी जब आपको अच्छी पोजीशन होगी। तो अगर 2nd और 11th हाउस के लॉर्ड का आपस में अगर एसोसिएशन होता है तो निधि प्राप्ति योग होता है। ये लग्नादि सूर्यादि हम कर चुके हैं, बट दिस राजभंग योगा इज वेरी इंपॉर्टेंट, राजभंग योगा। और इससे कहते हैं इससे ज्यादा नेगेटिव पॉइंट हम लोगों ने कहीं देखा हॉरोस्कोप में काफी लोगों के जो है, तो इट्स रियली वेरी यूजफुल एंड इफेक्टिव आल्सो। कभी कभी हम देखते हैं कि बाकी सब चीजें बहुत अच्छी हैं लेकिन प्रोफेशनल लाइफ अच्छी नहीं है, तो कहते हैं कि राजभंग योग जो है एक नेगेटिव योग है, और जितने भी हमारे हॉरोस्कोप में पॉजिटिव कॉम्बिनेशंस होते हैं उसको भी नलिफाई कर देता है। और है क्या ये कि किसी भी केंद्र हाउस का लॉर्ड त्रिक हाउस के लॉर्ड के साथ त्रिक हाउस में ही उसका प्लेसमेंट हो। केंद्र का लॉर्ड, किसी भी केंद्र का लॉर्ड किसी भी त्रिक हाउस के लॉर्ड के साथ त्रिक हाउस में ही प्लेस्ड हो। जैसे मान लो 4th और 6th हाउस का लॉर्ड मिलके 12th हाउस में प्लेस्ड है, 8th हाउस में प्लेस्ड है, 6th हाउस में प्लेस्ड है, तो ये राजभंग, एंड दिस इज द मोस्ट नेगेटिव yoga as far as profession is concerned, because we have seen in so many horoscope कि अच्छे खासे 10th हाउस होते हुए, अच्छी पोजीशन प्लैनेट की होते हुए भी उस व्यक्ति को प्रोफेशनल लाइफ में कुछ नहीं मिलता, क्योंकि ये बहुत नेगेटिव है और जितने भी हमारे पॉजिटिव योग होते हैं उसको नलिफाई कर देता है। इसके बाद जैसे हम लोग जानते हैं विपरीत राजयोग। विपरीत राजयोग इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कभी कभी विपरीत राजयोग होता है और हम देखते हैं कि उसकी वजह से भी जो है किसी भी व्यक्ति को बहुत अच्छी लाइफ में पोजीशन मिल सकती है। तो विपरीत राजयोग के बारे में भी बहुत अलग अलग, जैसे मैंने कहा, जैसे केंद्राधिपति दोष के बारे में लोगों की अलग अलग माइंडसेट है,
ऐसे विपरीत राजयोग के बारे में भी है। बहुत से लोग कहते हैं कि 6 का लॉर्ड 8th में चला गया, 8th का 12th में चला गया तो विपरीत राजयोग बन जाता है। और किसी भी अगर मतलब त्रिक हाउस का लॉर्ड दूसरे त्रिक हाउस में चला जाता है तो विपरीत राजयोग बनता है, या उसका लॉर्ड त्रिक हाउस का लॉर्ड त्रिक हाउस में ही है तो विपरीत राजयोग बनता है। ऐसा नहीं है, ये डेफिनेशन जो है बिल्कुल गलत है। और लेट अस सी कि पहले हमारे टेक्स्ट क्या कहते हैं इसके बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको समझना, क्योंकि इसके बारे में काफी लोगों का गलत माइंडसेट बना हुआ है। तो पहली चीज तो ये है कि जो हम कहते हैं 6 का लॉर्ड 6 में, 8th का लॉर्ड 8th में, 12th का लॉर्ड 12th में, तो ये विपरीत राजयोग नहीं है। इनको हमने नाम दिया हर्ष, सरला और विमला योग। कि अगर 6th हाउस का लॉर्ड 6th में है तो हर्ष योग बनता है, 8th हाउस का लॉर्ड अगर 8th हाउस में है तो सरला योग बनता है, और अगर 12th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में है तो विमला योग बनता है। योग इसलिए बनते हैं, जैसे मैंने कहा ना दुर्योग होता है कि किसी भी हाउस का लॉर्ड अगर त्रिक हाउस में बैठ जाए, या त्रिक हाउस का लॉर्ड किसी भी हाउस में अगर बैठ जाता है तो उसको स्पॉइल करता है। तो अगर 6 का लॉर्ड 6 में है तो किसी और दूसरे हाउस को स्पॉइल नहीं कर रहा, तो इसलिए उसको योग कहते हैं हम। 8th का लॉर्ड 8th में, दैट इज द बेस्ट पोजीशन ऑफ द लॉर्ड ऑफ 8th हाउस, तो उसको हम सरला योग कहते हैं। ऐसे ही 12th का लॉर्ड अगर 12th में है तो किसी दूसरे हाउस को स्पॉइल नहीं करेगा, तो इसको विमला योग कहते हैं। अब विपरीत राजयोग के बारे में जो हमारी बुक्स हैं वो क्या कहते हैं, आप देखिए बड़ा अच्छा इसकी डेफिनेशन दिया उन्होंने जो है। इसमें कहा व्हेन लॉर्ड ऑफ त्रिक हाउस इन द त्रिक हाउस, जैसे अभी हर्ष, सरला, विमला की हम बात कर रहे हैं, तो कहते हैं कि वो उसी से बनता है जब दो त्रिक हाउस के लॉर्ड का आपस में संबंध होता है तो योग बनता है। तो स्टेटस इज ऑफ किंग ब्लेस्ड विद द फेम एंड वेल्थ एक्चुअली। और उसके साथ जो उत्तर काल मित्र है, और जो उन्होंने डेफिनेशन दी विपरीत राजयोग की, कहा कि देखिए क्या डेफिनेशन है, त्रिक लॉर्ड इन त्रिक हाउसेस अदर देन देयर ओन हाउस। पहली चीज देखिए कि तीनों त्रिक हाउस के लॉर्ड त्रिक हाउस में ही होने चाहिए और अपने हाउस में नहीं होने चाहिए। 6 हाउस का लॉर्ड 8th या 12th में हो सकता है, 8th का लॉर्ड 6 या 12th में हो सकता है, 12th का लॉर्ड 6 और 8th में हो सकता है। पहली कंडीशन ये है विपरीत राजयोग के बारे में कि तीनों त्रिक हाउस के लॉर्ड त्रिक हाउस में ही होने चाहिए लेकिन अपने हाउस में ना हो। सेकंड क्या कहा कि तीनों त्रिक हाउस शुड बी ऑक्युपाइड बाय देयर त्रिक लॉर्ड्स ओनली। ऐसा ना हो कोई खाली हो, 6 का लॉर्ड 8th या 12th में, 8th का, मतलब तीनों ऑक्युपाई होने चाहिए त्रिक हाउस के लॉर्ड। एक भी अगर खाली है या दो त्रिक हाउस के लॉर्ड इकट्ठा बैठ गए तो भी योग नहीं बनेगा। तो तीनों त्रिक हाउसेस जो है दे शुड बी ऑक्युपाइड बाय द त्रिक लॉर्ड्स ओनली, नो त्रिक हाउस शुड बी ब्लैंक। फिर कहा नो अदर प्लैनेट विद द त्रिक प्लैनेट्स। 6, 8, 12 हाउसेस में त्रिक हाउस के लॉर्ड के अलावा कोई दूसरा प्लैनेट नहीं होना चाहिए, ये भी कहा। और कहा कि कोई उसको एस्पेक्ट भी नहीं करना चाहिए, कोई एस्पेक्ट भी नहीं करना चाहिए। मतलब यह है कि पहली चीज कि तीनों त्रिक हाउसेस के लॉर्ड त्रिक हाउस में ही हो लेकिन अपने हाउस में ना हो। फिर तीनों त्रिक हाउसेस शुड बी ऑक्युपाइड, कोई भी ब्लैंक नहीं होना चाहिए। और किसी भी त्रिक हाउस में ना तो कोई दूसरा प्लैनेट हो ना ही कोई दूसरा प्लैनेट उसको एस्पेक्ट करे, तब ये विपरीत राजयोग बनता है। अब बताइए कि इज इट पॉसिबल? इट्स नॉट पॉसिबल। मुझे तो मिला नहीं किसी और स्कोप में इस टाइप का जो थ्योरेटिकल डेफिनेशन है कि ये एक्चुअल जो हम कहेंगे थ्योरेटिकल या जो असली डेफिनेशन है ये है। और कहते हैं कि जब दो त्रिक हाउस के लॉर्ड या जब दो त्रिक हाउसेस आपस में मिलते हैं तो दे डैमेज द सिग्निफिकेशंस ऑफ ईच अदर। जो बेसिक प्रिंसिपल है बिहाइंड विपरीत राजयोग
कि जब भी दो त्रिक हाउस के लॉर्ड आपस में कंबाइन करते हैं तो दे डैमेज द सिग्निफिकेशंस ऑफ ईच अदर्स हाउस एंड इन दैट प्रोसेस द नेटिव गेट्स बेनिफिट। नेटिव को बेनिफिट मिलेगा। दो अगर त्रिक हाउस के लॉर्ड के सिग्निफिकेशंस अगर खत्म हो जाते हैं तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है लाइफ में? कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती जो है। बट इसका जो नेगेटिव इफेक्ट है विपरीत राजयोग का, कि दो हाउसेस के सिग्निफिकेशंस तो डैमेज होते ही हैं, साथ में जो प्लैनेट इन्वॉल्व होते हैं उनके भी सिग्निफिकेशन डैमेज हो जाते हैं। दैट इज द नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ दिस विपरीत राजयोग, कि खाली जो दो त्रिक हाउस हैं उनके सिग्निफिकेशन से डैमेज नहीं होते, बल्कि जो प्लैनेट इन्वॉल्व होते हैं उनके भी सिग्निफिकेशंस डैमेज हो जाते हैं। तो थ्योरेटिकल डेफिनेशन तो पॉसिबल नहीं है जो उत्तर काल मित्र में आपने देखी, कि दैट इज इम्पॉसिबल कि तीनों त्रिक हाउसेस के लॉर्ड त्रिक हाउस में ही हो, अपने हाउस में ना हो, कोई खाली ना हो और ना ही कोई प्लैनेट वहां बैठा हो दूसरा, ना ही कोई इसको देख रहा है। तो ये थ्योरेटिकल है, इट्स नॉट प्रैक्टिकल। लेकिन जो हम लोग मानते हैं आज की विपरीत राजयोग क्या है? पहली चीज तो यह कि विपरीत राजयोग इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अदर योगास। हम जैसे दूसरे योग होते हैं उनके रिजल्ट्स हम देखते हैं वो हमें अलग तरीके से मिलते हैं, लेकिन जो विपरीत राजयोग के रिजल्ट्स हैं उसके रिजल्ट अलग तरीके से मिलते हैं। बट प्रिंसिपल मैंने कहा वही है कि जब दो त्रिक हाउस के लॉर्ड्स का आपस में एसोसिएशन होता है तो दोनों जो त्रिक हाउस के सिग्निफिकेशंस है वो डैमेज हो जाते हैं। बट नेगेटिव एस्पेक्ट इज कि साथ में उन प्लैनेट के सिग्निफिकेशंस भी डैमेज हो जाते हैं। तो जो विपरीत राजयोग है उसके रिजल्ट मिलते हैं बिकॉज ऑफ द डेथ और डाउनफॉल ऑफ आइदर ओन पर्सन और द पर्सन फ्रॉम द अपोनेंट साइड। या तो आपका खुद का कोई व्यक्ति उसकी डेथ हो या डाउनफॉल हो, उसकी वजह से उसकी पोजीशन आपको मिल जाए, या कोई अपोनेंट हो, अपोनेंट का डाउनफॉल हुआ या किसी की डेथ हुई और उसकी वजह से आपको फायदा हो गया, आपको पोजीशन मिल गई। तो विपरीत राजयोग के रिजल्ट जो है वो हमेशा इसी तरह से मिलते हैं कि बिकॉज ऑफ द डेथ और डाउनफॉल ऑफ आइदर योर ओन पर्सन और द पर्सन फ्रॉम द अपोनेंट साइड एक्चुअली। और सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस योग के बारे में ये है कि द रिजल्ट्स ऑफ दिस योगा आर नॉट सस्टेनेबल फॉर ए लॉन्ग टाइम। बहुत थोड़े टाइम के लिए मिलते हैं इसके रिजल्ट्स, बहुत लंबे टाइम तक सस्टेनेबल नहीं है। ये सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे कि और जब राजयोग होते हैं तो रिजल्ट्स में भी लाइफ लॉन्ग, बट जो विपरीत राजयोग के जो रिजल्ट्स होते हैं दे आर नॉट सस्टेनेबल फॉर ए लॉन्ग टाइम। बहुत ही थोड़े टाइम के लिए मिलते हैं फिर वापस खत्म हो जाता है एक्चुअली। तो अब क्वेश्चन ये है कि हमें कैसे पता लगेगा कि बेनिफिट हमें अपने आदमी से होना है या किसी अपोनेंट से होना है? अपोनेंट की या तो अपने व्यक्ति के किसी के डेथ या डाउनफॉल से होना है या किसी अपोनेंट के डेथ या डाउनफॉल से होना है। तो वो मालूम कर सकते हैं। कहते हैं कि अगर दो त्रिक हाउस के लॉर्ड्स का एसोसिएशन, दो त्रिक हाउस के लॉर्ड जब आपस में मिलते हैं तब विपरीत राजयोग बनता है, जो हम डेफिनेशन डिस्कस करने जा रहे हैं। कि अगर दो त्रिक हाउस के लॉर्ड्स अगर त्रिक हाउस में ही प्लेस्ड होते हैं, ये योग मतलब त्रिक हाउस में ही बनता है, then the benefit is because of the death or downfall of the opponent person or the person from the opposite side actually. कभी भी जब दुश्मन है या कोई अपोजिशन वाला है उसका, जैसे मान लीजिए कि कांग्रेस का डाउनफॉल हुआ तो बीजेपी हो गया, तो अपोजिशन हो गया। इंदिरा गांधी की डेथ हुई, राजीव गांधी बिकम्स द प्राइम मिनिस्टर। अपने आदमी की डेथ या डाउनफॉल से फायदा हुआ, आपको पोजीशन मिली। तो पोजीशन दोनों तरह से मिल सकती है, अपने आदमी की वजह से भी और किसी अपोनेंट की वजह से भी जो है। तो अगर ये दो त्रिक हाउसेस के लॉर्ड का एसोसिएशन या कंजंक्शन त्रिक हाउस में ही होता है तो जो बेनिफिट मिलता है दैट इज बिकॉज ऑफ द डेथ और डाउनफॉल ऑफ द अपोनेंट। और अगर ये जो योग किसी और हाउस में बनता है अदर देन त्रिक हाउसेस, तब कहते हैं कि जो बेनिफिट होता है दैट इज बिकॉज ऑफ द डेथ और डाउनफॉल ऑफ द ओन पर्सन। तो ये डिफरेंस है। तो हम योग की पोजीशन देखकर किस हाउस में योग बन रहा है
तो ये बता सकते हैं कि जो हमें बेनिफिट होने वाला है वो अपने आदमी की वजह से होगा या किसी अपोनेंट की डेथ या डाउनफॉल से होगा। तो ये भी पता लग गया। अब बेनिफिट तो दो तरह से हो सकता है, एक डायरेक्ट बेनिफिट कि आपको पोजीशन मिल जाए उस व्यक्ति की, और सेकंड इज द इनडायरेक्ट बेनिफिट कि आपको पोजीशन तो नहीं मिली लेकिन आपका कोई भी फ्रेंड है, कोई रिश्तेदार है, उसको पोजीशन मिल जाती है एंड इनडायरेक्टली यू टेक द बेनिफिट आउट ऑफ दैट एक्चुअली। तो इनडायरेक्ट बेनिफिट हम उसको बोलते हैं। एक तो डायरेक्ट बेनिफिट कि किसी का डेथ या डाउनफॉल हुआ और उसकी पोजीशन आपको स्ट्रेट अवे मिल गई, डायरेक्ट मिल गई, तो डायरेक्ट बेनिफिट हो गया। और अगर ये डायरेक्ट बेनिफिट नहीं मिला, मतलब आपको पोजीशन नहीं मिली, आपके किसी फ्रेंड को, रिलेशन को पोजीशन मिलती है और इनडायरेक्टली आप उसका बेनिफिट ले रहे हैं, तो हमें कैसे पता लगेगा कि बेनिफिट किसी को डायरेक्ट मिलेगा या इनडायरेक्ट मिलेगा? तो उसका भी एक सिंपल तरीका है कि अगर इस योग के साथ लग्न का भी एसोसिएशन है, इस योग के साथ अगर लग्न भी एसोसिएट करता है, देन द बेनिफिट इज ऑलवेज डायरेक्ट, आपको डायरेक्ट फायदा होता है। बट अगर इस योग के साथ असेंडेंट का एसोसिएशन नहीं होता है, इस योग के साथ अगर असेंडेंट का एसोसिएशन नहीं होता है, तब बेनिफिट हमेशा इनडायरेक्ट होता है। तो ये 4-5 चीजें हैं इस योग के बारे में जो इसको, ये योग है, इट डिफरेंशिएट्स विद अदर योगास। पहला कि द बेनिफिट इज बिकॉज ऑफ द डेथ और डाउनफॉल ऑफ द either your person or the person from the opponent side. Second is the results are not sustainable for a long time. बहुत लंबे टाइम तक रिजल्ट नहीं मिलेंगे इसको, बहुत थोड़े टाइम के लिए मिलेंगे। Thirdly, अगर ये योग त्रिक हाउस में बनता है तो बेनिफिट हमें डेथ या डाउनफॉल ऑफ अपोनेंट की वजह से मिलता है, और अगर ये योग अदर देन त्रिक हाउस में बनता है तो जो बेनिफिट होता है वो हमें अपने या खुद पार्टी या अपने एसोसिएट के डेथ या डाउनफॉल से होता है। और लास्टली कि अगर इस योग के साथ लग्न का भी एसोसिएशन है तो बेनिफिट डायरेक्ट होगा, और अगर इस योग के साथ लग्न का एसोसिएशन नहीं है तो बेनिफिट विल बी इनडायरेक्ट एक्चुअली। लेट अस सी सम एग्जांपल्स ऑफ दिस horoscope yoga actually. देखिए यहाँ पर ये राजीव गांधी का horoscope है। इसमें कैसे बन रहा है विपरीत राजयोग? दो त्रिक हाउस के लॉर्ड का आपस में, जुपिटर 6th हाउस और 8th हाउस का सैटर्न जुपिटर को एस्पेक्ट कर रहा है। एस्पेक्ट से नहीं होगा, दे हैव टू बी टुगेदर, ओके, दे हैव टू बी टुगेदर, दे हैज टू बी सर जुपिटर एंड मून एक साथ, जुपिटर एंड मून दे आर टुगेदर। आप देखिए मून और जुपिटर दोनों इकट्ठे हैं यहाँ पर, और लग्न में ही है, लग्न के लॉर्ड के साथ है। तो पहली चीज तो ये योग बना अच्छे हाउस में बना, नॉट इन द त्रिक हाउस, so benefit is because of the own person, his mother dies and he gets the position. Secondly, लग्न में ही बन रहा है, लग्न के लॉर्ड के साथ बन रहा है, लग्न का एसोसिएशन है, तो बेनिफिट जो होता है वो डायरेक्ट होता है। ऐसे केस में इनडायरेक्ट नहीं होता कि आपको ही पोजीशन मिलेगी। तो इस तरह से ये योग बना यहाँ पर। अब यहाँ देखिए दूसरे केस में राव साहब के हॉरोस्कोप में, इसमें कैसे बन रहा है? सर 8th और 12th लॉर्ड 10th हाउस में आ गया। वेरी गुड। 8th लॉर्ड इज मार्स, 12th लॉर्ड इज सन, तो सन एंड मार्स दे आर टुगेदर, सन एंड मार्स दे आर टुगेदर इन द 10th हाउस। तो अच्छे हाउस में बना, नॉट इन द त्रिक हाउस, तो बेनिफिट इज बिकॉज ऑफ द ओन पर्सन, बेनिफिट इज बिकॉज ऑफ द ओन पर्सन। और
लग्न के लॉर्ड का भी एसोसिएशन है उसके साथ में, मरकरी का भी एसोसिएशन है, मरकरी इज द लॉर्ड ऑफ लग्न, तो बेनिफिट है वो डायरेक्ट होगा, बेनिफिट जो है वो डायरेक्ट होगा और अपने आदमी की डेथ या डाउनफॉल से होगा। राजीव गांधी डाइज एंड ही बिकम्स द प्राइम मिनिस्टर। और आप देखिए कि he cannot remain प्राइम मिनिस्टर फॉर ए लॉन्ग टाइम, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि इस योग के रिजल्ट्स जो हैं दे आर नॉट सस्टेनेबल फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो एक टर्म मिला ठीक है, वो तो एक टर्म तो रहना ही है, बट आप देखेंगे जब अगर when we will discuss the D10 chart, he became prime minister in during this period, Sun, Mars and Rahu, Sun, Mars and Rahu तीनों मैलिफिक का था, दशा चल रही थी, महादशा भी, अंतरदशा भी और प्रत्यंतरदशा भी। और जब तीनों मैलिफिक की दशा चलती है तो नेचुरली ही वाज इन अ बैड हेल्थ एट दैट टाइम, बट क्योंकि ये राजयोग बन रहा था, विपरीत राजयोग बन रहा था, ये प्लैनेट जो बना रहे थे, तो he took the oath of prime ministership at that time, जबकि सभी लोग कह रहे थे कि सब मैलेफिक प्लैनेट की दशाएं चल रही हैं तो he cannot continue for a full period, but he continued actually। बट ऐसा नहीं कि सेकंड थर्ड टाइम मिल जाएगा, क्योंकि इसके रिजल्ट्स जो है बहुत लंबे टाइम तक नहीं चलते। ऐसे ही राजीव गांधी का देखिए, he became prime minister only for one term, ऐसा सेकंड टर्म नहीं मिल सकता आपको जो है, क्योंकि इसके रिजल्ट्स जो है बहुत लंबे टाइम तक सस्टेन नहीं कर पाते। अडवाणी साहब का देखिए, सर 12th हाउस में बन रहा है 6th and 8th हाउस, मार्स एंड मरकरी, सॉरी हाँ ये मार्स है, ये मरकरी है, मार्स एंड मरकरी का जो कंजंक्शन है दैट इज इन द 12th हाउस, मतलब कि जो बेनिफिट होगा बिकॉज ऑफ द डेथ और डाउनफॉल ऑफ द अपोनेंट, नॉट योर ओन पर्सन, अपने आदमी से नहीं फायदा होने वाला। पर सर इनको तो कुछ भी नहीं मिला। अरे आप क्या कह रहे हैं? There was a downfall of Congress. He even became deputy prime minister. He was deputy prime minister, home minister, and all those finance minister, whatever it is actually. He was deputy prime minister. कि कांग्रेस का डाउनफॉल हुआ, बीजेपी came in power, his party came in power, and he got that position at that time actually. तो इनके हॉरोस्कोप में जो विपरीत राजयोग है वो ये इंडिकेट करता है कि इनको फायदा अपोनेंट की वजह से ही हो सकता है, अपने आदमी की वजह से फायदा नहीं होगा। और आपने देखा भी होगा कि जब ये वाजपेयी साहब प्राइम मिनिस्टर थे तो जब उनकी हेल्थ खराब थी तो ये चर्चा चल रही थी और ये रूमर था कि ही मे टेक ओवर एज ए प्राइम मिनिस्टर, बट ही कुडंट। अपने आदमी से नहीं फायदा होना है, अपने आदमी से कोई गेन नहीं होना है इनको। अगर इस विपरीत राजयोग से गेन होना है तो दैट इज ओनली फ्रॉम द अपोनेंट साइड, अपने से नहीं होना एक्चुअली में। तो ही कुडंट बिकम द प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम। तो योग बहुत अच्छा है और कभी कभी पता नहीं चलता, हम लोग नहीं देख पाते इस टाइप के योग को, एंड सडनली यू गेट सच ए वंडरफुल पोजीशन कि हमको ताज्जुब होता है कि इस व्यक्ति को कहां से ये पोजीशन मिल गई, जस्ट बिकॉज कि दो तरह हाउस के लॉर्ड आपस में एसोसिएट है, सडनली यू गेट दैट टाइप ऑफ पोजीशन एक्चुअली। तो वी हैव टू वेरी वेरी केयरफुल कि कभी भी हम किसी का भी अगर हॉरोस्कोप देख रहे हैं तो कम से कम देख लीजिए कि इस टाइप का कोई योग तो नहीं बन रहा, एंड दैट योग में सडनली गिव, बिकॉज जब उन प्लैनेट की दशा आएगी तो he can get any position depending on the position of other planets। ये विपरीत राजयोग है। अब एक जो हम सभी जानते हैं गुरु चांडाल योग, और हम सोचते हैं कि गुरु चांडाल मतलब जुपिटर या राहु केतु का आपस में कॉम्बिनेशन, जुपिटर के साथ राहु या केतु होता है तो हम उसको गुरु चांडाल योग कहते हैं। या फिर जुपिटर अगर राहु के नक्षत्र में होता है, जुपिटर अगर राहु के केतु के नक्षत्र में नहीं बट राहु के अगर नक्षत्र में होता है तब ये गुरु चांडाल योग बनता है। और इसके नेगेटिव इफेक्ट हमको सबको मालूम है, वी ऑलवेज थिंक ऑफ नेगेटिव इफेक्ट, लेकिन सम टाइम दिस योगा आल्सो बिकम्स वेरी पावरफुल। दिस योगा आल्सो कैन गिव यू वेरी वेरी हाई पोजीशन इन द लाइफ एक्चुअली। तो पहले अगर नॉर्मल केस में अगर
ये योग बहुत अच्छा नहीं है आपके और किसी के भी हॉरोस्कोप में जो है, तो उसके 3 टाइप के रिजल्ट्स होते हैं जनरली, क्योंकि आफ्टर ऑल जुपिटर खराब होता है राहु या केतु के साथ होने से जो है। तो एक तो रिजल्ट होता है कि द पीपल दे स्टॉप बिलीविंग इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, एक्चुअली दे बिकम एथीस्ट, एक्चुअली कि नास्तिक बन जाते हैं। कि एक असर है, एक इफेक्ट है गुरु चांडाल योग का, कि बहुत से लोगों को देखा होगा दे डोंट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड एंड दे आर बेसिकली नास्तिक पीपल, एथीस्ट जिसको हम कहते हैं। दूसरा इसका जो इफेक्ट होता है कि बिकम ए रिलीजियस बायगॉट। रिलीजियस बायगॉट का मतलब क्या हुआ कि अपने धर्म के प्रति तो बहुत श्रद्धा होती है, कट्टर होते हैं एक्चुअली में, लेकिन दूसरे धर्मों से घृणा करते हैं ऐसे लोग, और जो हम लोग आजकल देख ही रहे हैं सारा जो है वही है, सारे के सारे रिलीजियस बायगॉट ही धर्म। तीसरा है कि यू डोंट फॉलो द नॉर्मल प्रोसीजर फॉर पूजा पाठ, व्हाट हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड। उसको हम जो हमारा एक प्रोटोकॉल है हम उसको फॉलो नहीं करते पूजा पाठ के लिए, हम उसके लिए कुछ एबनॉर्मल तरीके ढूंढ लेते हैं, जिसको हम ब्लैक मैजिक कहते हैं, क्षुद्र मंत्र कहते हैं, या आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो शमशान भूमि पर जाकर मंत्रों का जाप करते हैं या और भी उल्टे सीधे तरीके अपनाते हैं, तो उसको ब्लैक मैजिक या क्षुद्र मंत्र कहते हैं। तो आप नॉर्मल जो पूजा पाठ के तरीके हैं उनको छोड़कर यू स्टार्ट डूइंग ऑल दोस थिंग्स। और कुछ केसेस में कि यू आर अ वेरी नॉलेजेबल पर्सन, आपके अंदर बहुत नॉलेज होती है इस योग की वजह से, बट यू आर एडिक्टेड विद अ सर्टेन वाइस, कुछ ना कुछ गलत आदत भी आपके अंदर होती है कि बहुत नॉलेज है, इसमें कोई डाउट नहीं है, आपको धर्म शास्त्रों की बहुत ज्ञान है, लेकिन कुछ साथ में गलत आदत है। जैसे कुछ लोग ड्रंकर्ड हैं, स्मोकर्स हैं, ड्रग एडिक्ट हैं, वुमेनाइजर्स हैं, तो जैसा आजकल हम देखते भी जो है, तो वो भी होता है। लेकिन इसके अलावा ये तो नेगेटिव पॉइंट्स हो गए। In certain situation, this yoga becomes very, very powerful yoga. And that may also give you a very high position because it gives you such a good knowledge of your scriptures or the Dharma Shastras. You become a very, very knowledgeable person. और उसकी वजह से भी आपको जो स्टेटस है बहुत अच्छा मिल सकता है। तो वो क्या कॉम्बिनेशन है जिसकी वजह से ये योग जो है बहुत पावरफुल हो जाता है, तो उसके बारे में कहा कि कुछ कंडीशंस हैं जिस अंडर दो सिचुएशंस दिस योगा बिकम्स वेरी वेरी एंड द पर्सन बिकम्स वेरी नॉलेजेबल पर्सन। कि एक तो ये जुपिटर बहुत पावरफुल है, एक्सॉल्टेड है, अपनी राशि में है, एसोसिएटेड विद द बेनिफिक प्लैनेट है, तो जुपिटर जब इतना पावरफुल होगा तो नेचुरली राहु केतु उसका नहीं कर पाएंगे कुछ। सेकंड है कि जुपिटर और राहु केतु के बीच में काफी डिस्टेंस है, और वैसे भी कोई भी जब योग होता है, जब हम कंजंक्शन की बात करते हैं तो दे हैव टू बी नियर बाय। अगर बहुत दूर होते हैं तो अपने आप ही उसका इफेक्ट कम हो जाता है। तो वही चीज है कि जुपिटर और राहु केतु के बीच में काफी डिस्टेंस है और साथ में जुपिटर भी पावरफुल है, तो उस केस में भी इट बिकम्स ए गुड योगा, इट बिकम्स ए पावरफुल योगा। फिर है कि जुपिटर एंड राहु केतु, पॉजिटिव प्लैनेट है राहु केतु, they were powerfully aspected by Venus और Mercury, Venus या Mercury का उनके ऊपर पावरफुल एस्पेक्ट हो, उस केस में भी अच्छा हो जाता है। और या फिर जो योग बनता है वो किसी भी जो नक्षत्र में बन रहा है, दैट इज लॉर्ड इज ए नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट एंड दैट प्लैनेट इज वेरी वेल प्लेस्ड इन द हॉरोस्कोप, तो उस केस में भी हो जाता है। या फिर 9th हाउस बहुत पावरफुल हो, किसी भी हॉरोस्कोप में अगर 9th हाउस बहुत पावरफुल, या कहते हैं कि धर्म कर्माधिपति योग हो हॉरोस्कोप के अंदर, और धर्म कर्माधिपति योग आई थिंक मोस्ट ऑफ अस वी नो एक्चुअली कि जब भी धर्म और कर्म के लॉर्ड्स का आपस में एसोसिएशन, मतलब 9th और 10th हाउस के लॉर्ड्स का जब आपस में एसोसिएशन होता है तो धर्म कर्माधिपति योग बनता है। And धर्म कर्माधिपति योग is the yoga of the highest order as far as profession is concerned. इससे बेटर कोई प्रोफेशनल लाइफ में योग नहीं होता। तो जिन व्यक्तियों के भी हॉरोस्कोप में धर्म कर्माधिपति योग होता है, naturally they get very very high status in the professional life. और मैंने कहा कि एसोसिएशन ऑफ लॉर्ड ऑफ 9th and 10th हाउसेस, ये एसोसिएशन 4 तरीके से हो सकता है।
ये जो एसोसिएशन है 9th और 10th हाउस के लॉर्ड का 4 तरीके से हो सकता है। कैसे? आपस में एक्सचेंज हो 9th और 10th हाउस के लॉर्ड का, 9th और 10th हाउस के लॉर्ड्स का आपस में एक्सचेंज हो, जैसे कि इसमें देखिए एक्सचेंज है 9th और 10th हाउस के लॉर्ड का, 9th का लॉर्ड 10th में है, 10th का लॉर्ड 9th में है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ धर्म कर्माधिपति योगा एंड दिस इज वेरी पावरफुल, क्योंकि ये एक्सचेंज के थ्रू हो रहा है तो इट बिकम्स वेरी वेरी पावरफुल योगा एक्चुअली। और सेकंड सिचुएशन क्या हो सकती है कि 9th का लॉर्ड 10th हाउस को एस्पेक्ट करे और 10th हाउस का लॉर्ड 9th हाउस को एस्पेक्ट करे, 9th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस को और 10th हाउस का लॉर्ड 9th हाउस। कैसे? यहाँ देखिए कैसे बन रहा है धर्म कर्माधिपति योग। कैसे बन रहा है? 9th का लॉर्ड मंगल है, सॉरी 10th हाउस का लॉर्ड मार्स है, मार्स इज हैविंग एन एस्पेक्ट ऑन 9th हाउस। 10th का लॉर्ड क्या है? जुपिटर, सॉरी 9th का लॉर्ड जुपिटर है एंड जुपिटर इज हैविंग एन एस्पेक्ट ऑन 10th हाउस। 9th का लॉर्ड 10th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है, 10th का लॉर्ड 9th हाउस। ये दूसरा तरीका है, इससे भी एसोसिएशन होता है लॉर्ड ऑफ 9th एंड 10th हाउसेस का। इसमें देखिए एस्ट्रोलॉजी के हॉरोस्कोप में यहाँ भी 10th हाउस का लॉर्ड मरकरी है, मरकरी 9th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है, 9th हाउस का लॉर्ड वीनस है तो 10th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है। तो ये सेकंड वे हो गया एसोसिएशन ऑफ लॉर्ड ऑफ 9th एंड 10th हाउसेस, कि लॉर्ड ऑफ 9th हाउस इज हैविंग एन एस्पेक्ट ऑन 10th हाउस एंड लॉर्ड ऑफ 10th हाउस हैविंग एन एस्पेक्ट ऑन द 9th हाउस। तीसरा क्या हो सकता है कि दे आर टुगेदर, दे आर, इसमें भी देखिए बिल क्लिंटन में भी जो है, आप मोस्ट ऑफ सच टाइप ऑफ पीपल यू विल फाइंड दिस धर्म कर्माधिपति योगा। इसमें भी जुपिटर 9th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस को देख रहा है, 10th हाउस का लॉर्ड मार्स है वो 9th हाउस को देख रहा है। फिर बोथ आर टुगेदर लॉर्ड ऑफ 9th एंड 10th हाउसेस, मरकरी वीनस दोनों इकट्ठे, तो वो भी विपरीत राजयोग बना। और चौथी पोजीशन होती है कि when they have a mutual aspect on each other, 9th और 10th हाउस के लॉर्ड एक दूसरे को देख रहे हैं, म्यूचुअल एस्पेक्ट है एक दूसरे के ऊपर, तभी भी धर्म कर्माधिपति योग बनेगा। तो कहने का अर्थ यह है कि जब भी 9th और 10th हाउस के लॉर्ड का आपस में एसोसिएशन होता है तब धर्म कर्माधिपति योग बनता है एंड दिस इज द योगा ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर एज फार एज प्रोफेशनल लाइफ इज कंसर्न। और जितने भी आपको देखेंगे पीपल विद द हाई पोजीशन, मोस्ट ऑफ देम दे हैव दिस योगा एक्चुअली। तो अगर धर्म कर्माधिपति योग है तभी भी हम कहते हैं कि आपका जो गुरु चांडाल योग है वो नलिफाई होकर इट गिव्स यू वेरी हाई स्टेटस, इट मेक्स यू वेरी नॉलेजेबल पर्सन। या फिर कहा कि जुपिटर और केतु दोनों बोथ, सर 9th 10th लॉर्ड कहीं इकट्ठे बैठ जाए वो भी होगा? नेचुरली मैंने वो कहा ना 4 तरीके से बना, कहीं और भी बैठ जाए किसी भी हाउस में। हाँ किसी भी, तो कहा यही तो देखा ना आपने अभी, यहाँ 8th हाउस में बैठे हुए हैं, they are together but they are in the 8th house, तो कहीं भी हो सकते हैं, दोनों इकट्ठा जो है कहीं भी हो तभी भी बनेगा। ठीक है, चाहे त्रिक हाउस में है तो भी वो इफेक्ट रहेगा। देखिए योग के जो इफेक्ट होते हैं दे में वेरी फ्रॉम 5 to 100%, ये ध्यान रखिए। हमेशा एक योग के रिजल्ट एक से नहीं होते,
वो वाइडली डिफर करते हैं। एक 5% रिजल्ट देता है, एक 100% देता है। एक आपको छोटा सा ऑफिसर बना देगा, एक आपको प्राइम मिनिस्टर बनाएगा। दोनों ही धर्म कर्माधिपति योग, लेकिन किसी भी योग, धर्म कर्माधिपति नहीं, किसी भी योग के जो रिजल्ट्स होते हैं, दे डिपेंड ऑन सो मेनी थिंग्स। और रिजल्ट्स में वेरिएशन बहुत हो सकता है। किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करते हैं? पहला तो स्ट्रेंथ ऑफ द प्लैनेट। जो प्लैनेट इन्वॉल्व है उस योग में, वो कितने स्ट्रॉन्ग हैं। हमने छोटा सा, अगर हम बुध आदित्य योगी लें, तो इंटेलिजेंस लेवल तो 5% भी हो सकता है, 100% भी हो सकता है। डिपेंड्स ऑन कि सन कितना स्ट्रांग है, मरकरी कितना स्ट्रांग है, फादर कितना स्ट्रांग है, सन कितना ग्रेस्प कर सकता है। सेकेंडली, इन विच हाउस इट टेक्स प्लेस। योगा इज टेकिंग प्लेस इन विच हाउस, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर अच्छे हाउस में, केंद्र में, त्रिकोण में कोई योग बनता है तो इट बिकम्स वेरी पावरफुल योगा। इंटेलिजेंस बेसिकली अगर 5th हाउस कंसीडर करें तो ज्यादा अच्छा हो जाता है। Naturally, that is the best position of Buddha Aditya Yoga, because Buddha Aditya Yoga is basically concerned with the intelligence of the native. So if it takes place in the 5th house, that is the best position of Buddha Aditya Yoga from the house point of view. तो हमें दोनों की स्ट्रेंथ भी देखनी है, और साथ में किस हाउस में योग बन रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर 8th हाउस में बन रहा है या 6th हाउस में बन रहा है, 12th हाउस में, तो इट बिकम्स 25%, उसकी स्ट्रेंथ हो जाती है। तो 8th हाउस, 6th हाउस, 12th हाउस में बनना योग इस वीक योग, एक्चुअली बना तो है बट इसे वीक योग। फिर देश पात्र काल का भी ध्यान रखना है हमें, कि एक ही टाइम में अगर 2 बच्चे पैदा होते हैं, एग्जैक्टली सेम टाइम, सेम प्लैनेट है, सेम योग है, सेम डिविजनल चार्ट्स, उनके बारे में भी रिजल्ट्स अलग अलग हो सकते हैं। एक कोई गरीब फैमिली में पैदा हुआ, उसके लिए राजयोग का मतलब कुछ और है। एक अच्छी फैमिली में पैदा हुआ, उसके लिए राजयोग का मतलब कुछ और है। आप दोनों को नहीं कह सकते दोनों प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे या दोनों मिनिस्टर बन जाएंगे। गरीब फैमिली में पैदा होता है कोई व्यक्ति, तो इवन इट बिकम्स ए क्लर्क इन द गवर्नमेंट और ए स्मॉल ऑफिसर इन द गवर्नमेंट, दैट इज अ राजयोग फॉर हिम। बट जो अच्छी फैमिली में पैदा हुआ, उसके लिए वो राजयोग नहीं है वो। फिर उनके डिस्पोजिटर की क्या पोजीशन है, जिस साइन में योग बन रहा है उस साइन के लॉर्ड की क्या पोजीशन है, किस नक्षत्र में योग बन रहा है उस नक्षत्र के लॉर्ड की क्या पोजीशन है, वो भी इंपॉर्टेंट है। और जो योग बना रहे हैं प्लैनेट्स का, उनका आपस में क्या रिलेशनशिप। और जैसे मैंने पहले भी कहा था कि अगर सन और मून वेल प्लेस्ड नहीं होते, तो कितने भी अच्छे योग क्यों ना हो, वो योग ऑपरेट ही नहीं होते। अगर सन मून वेल प्लेस्ड नहीं है हॉरोस्कोप में, तो ये भले ही धर्म कर्माधिपति हो या कोई पंच महापुरुष हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो योग ऑपरेट ही नहीं होते। कहते हैं कि अगर सन वेल प्लेस्ड नहीं होता तो योग स्टार्ट ही नहीं होता, और अगर सन ठीक है लेकिन मून इज नॉट वेल प्लेस्ड, तो स्टार्ट तो हो जाएगा बट इट विल नॉट बी सस्टेनेबल फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो ये सब चीजें मैटर करेंगी। तो ये हमेशा ये मत सोचिए कि हर योग के रिजल्ट एक से मिलेंगे आपको। जो है रिजल्ट्स में होगा डेफिनेटली, जैसे हम कहें कि वेल्थ का कोई योग है तो पैसा तो होगा, एक लखपति भी हो सकता है, एक मल्टीमिलियनर भी हो सकता है, लेकिन पैसा होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि अपनी पोजीशन अपने हिसाब से ठीक ही होगा। तो लास्ट में कहा कि गुरु चांडाल योग जब नलिफाई होता है कि अगर जुपिटर और केतु दोनों का एसोसिएशन 12th हाउस के साथ होता है। 12th हाउस हमारा मोक्ष का स्थान है। केतु इज द प्राइमरी कारक ऑफ मोक्ष एंड जुपिटर इज द सेकेंडरी कारक ऑफ मोक्ष। तो ये दोनों मोक्ष के प्लैनेट अगर मोक्ष हाउस के साथ एसोसिएट करते हैं, तभी भी जो है हमारा ये जो गुरु चांडाल योग है वो नलिफाई हो जाता है। नलिफाई होना इज नॉट ओनली नलिफाइंग, इट गिव्स यू वेरी, यू बिकम ए वेरी नॉलेजेबल पर्सन। और जब नॉलेजेबल हो जाएंगे तो आपको नेचुरली बहुत अच्छी पोजीशन में मिलेगी लाइफ में जो है। तो ये गुरु चांडाल योग भी कभी कभी मैटर कर देता है। जैसे मान लीजिए कि ये रामकृष्ण परमहंस जी का हॉरोस्कोप है, इसमें जुपिटर इज इन द नक्षत्र ऑफ राहु। आप देखेंगे कि जुपिटर यहाँ पर जो है ये राहु के नक्षत्र में है, तो कायदे में तो गुरु चांडाल योग होना चाहिए था। बट नलिफाई कैसे हो रहा है इस
हॉरोस्कोप में जो हम लोगों ने कंडीशन डिस्कस की अभी जो है, ये सारी कंडीशंस किस कंडीशन से नलिफाई हो रहा है? कोई कंडीशन एप्लीकेबल है नहीं इसमें। इसमें एक कंडीशन है, 9th हाउस इज वेरी स्ट्रॉन्ग इफ 9th हाउस इज वेरी पावरफुल। तो यहाँ 9th हाउस की क्या पोजीशन? सर लग्नेश Jupiter is expecting it. पहले लग्ना Own लॉर्ड, house. लग्ना उच्च लॉर्ड का इन द होके 9th बैठे हैं। हाउस, ट्राइन का लॉर्ड हाँ। ट्राइन में, और वो भी एक्सॉल्टेड, वो भी एक्सॉल्टेड, एस्पेक्टेड बाय जुपिटर, एस्पेक्टेड बाय जुपिटर, किसी मैलेफिक प्लैनेट का एसोसिएशन नहीं है उसके साथ। तो ट्राइन का लॉर्ड ट्राइन में तो महाराज योग बनाता है, और साथ में जुपिटर का एस्पेक्ट भी हो गया, और उच्च का भी है, एक्सॉल्टेड भी है, और साइन डिस्पोजिटर की क्या पोजीशन है उसके लॉर्ड की? वो भी exalted है। वो भी एक्सॉल्टेड है। दैट इज आल्सो वेल प्लेस्ड, दैट इज आल्सो वेल प्लेस्ड। तो आप देखेंगे कि ये 9th हाउस इतना स्ट्रांग होने की वजह से he was such a knowledgeable person actually, तो उसकी वजह से स्टेटस मिलता है आपको जो है। तो यहाँ देखिए, जुपिटर इज विद केतु, जुपिटर इज विद केतु, तो गुरु चांडाल योग बना, गुरु चांडाल योग हो गया ना। और यहाँ पर नलिफाई हो रहा है किसी तरीके से, आप कहेंगे जुपिटर इज वेरी स्ट्रांग, जुपिटर अपनी राशि में है। यही कहेंगे ना? पर सर 9th हाउस तो स्ट्रांग नहीं है। 9th हाउस कैसे स्ट्रांग है? नहीं, मैं यही कह रही हूँ सर, स्ट्रांग नहीं है। हाँ, जुपिटर स्ट्रांग है या नहीं है, मैं पूछ रहा हूँ। सर नहीं, थर्ड में बैठ के Afflicted है। जुपिटर जुपिटर But स्ट्रांग मारण नहीं है। कारक में है। It's in नहीं, his अपने own घर house. में है, पर थर्ड में सर तो जुपिटर थर्ड स्ट्रांग में नहीं हमारा रहता। पोजीशन ठीक नहीं है उसकी। Jupiter is the lord of 6th house, and lord of 6th house is a functional malefic planet. It becomes functional malefic planet. तो जुपिटर भी ठीक नहीं है, तो यहाँ कैंसिल नहीं हो रहा किसी भी तरीके से। और जब कैंसिल नहीं बोल रहा तो he was a religious bigot, कि दूसरे जो ज्यूस वगैरह के हेट्रेड था, मतलब उनको मारता था। तो he got that quality of Guru Chandal Yoga. He became the religious bigot actually. नेहरू जी के इसमें देखिए, जुपिटर केतु साथ में है, वो भी गुरु चांडाल योग बनता है। सर इसमें धर्म कर्माधिपति योग बन रहा है। बस इसमें धर्म कर्माधिपति योग है, तो उसने उसको नलिफाई कर दिया। अगर धर्म कर्माधिपति योग नहीं होता तो नेचुरली फिर गुरु चांडाल योग था, फिर कुछ नहीं कर सकते। तो ये गुरु चांडाल योग भी कभी कभी बहुत अच्छी पोजीशन दे सकता है, अगर वो कैंसिलेशन हो रहा है उसका, तो यू कैन गेट ए वेरी गुड पोजीशन इन द लाइफ एक्चुअली। और लास्टली थोड़ा सा नीच भंग राजयोग को भी, क्योंकि हम लोग तो समझते हैं नीच का प्लैनेट है, और मैंने हॉरोस्कोप भी फाइंड 2 प्लैनेट 3 प्लैनेट्स डेबिलिटेटेड होते हैं, तो हम लोग वैसे ही रिजेक्ट कर देते हैं हॉरोस्कोप को, बहुत खराब हॉरोस्कोप है। लेकिन सम टाइम इट हैपेंस कि तीनों प्लैनेट नीच भंग राजयोग बना रहे हैं, तो उससे फिर पोजीशन पूरी की पूरी चेंज हो जाती है। दे बिकम राजयोग कारक इन स्पाइट ऑफ बीइंग ए डेबिलिटेटेड प्लैनेट। तो 4 कंडीशन हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि जो प्लैनेट इन डेबिलिटेशन
and its sign dispositor both are in quadrant either from ascendant or moon. Planet in debilitation and its sign dispositor दोनों के दोनों जो है ascendant या moon से केंद्र में हो. यहाँ सन नीच का है, सन इज डेबिलिटेटेड और साइन डिस्पोजिटर वीनस है. दोनों के दोनों जो है वो असेंडेंट से केंद्र में है, दोनों के दोनों असेंडेंट से केंद्र में है. तो नीच भंग राजयोग बन गया. सन बिकम्स इन राजयोग का प्लैनेट इन प्लेस ऑफ बीइंग डेबिलिटेटेड एक्चुअली. तो पहली कंडीशन तो ये है. फिर सेकंड कंडीशन देखिए आप. Planet in debilitation and ruler of its exaltation sign, नीच का planet और जिस राशि में वो उच्च का होता है उसका लॉर्ड, अगर दोनों के दोनों म्यूचुअल क्वाड्रेंट में हो. Planet in debilitation and ruler of its exaltation sign are in the mutual quadrant. यहाँ देखिए जुपिटर इज डेबिलिटेटेड, जुपिटर नीच का है यहाँ पर. एंड रूलर ऑफ इट्स एक्सॉल्टेशन साइन क्या है? मून है. एंड जुपिटर एंड मून बोथ आर इन द म्यूचुअल क्वाड्रेंट, दोनों म्यूचुअल क्वाड्रेंट में. तो जुपिटर का नीच भंग हो गया है. तो ये सेकंड कंडीशन हुई कि प्लैनेट इन डेबिलिटेशन एंड द रूलर ऑफ इट्स एक्सॉल्टेशन साइन दे आर इन द म्यूचुअल क्वाड्रेंट. और थर्ड कंडीशन बताया कि नीच की राशि का लॉर्ड और उच्च की राशि का लॉर्ड दोनों अगर म्यूचुअल क्वाड्रेंट में हो. साइन dispositor of the debilitated planet and sign dispositor of the planet's exaltation sign, they are in the mutual quadrant. नीच की राशि का लॉर्ड और उच्च की राशि का लॉर्ड दोनों अगर आपस में केंद्र में हो तो भी नीच भंग हो जाता है. और चौथा ये कि प्लैनेट इन डेबिलिटेशन इज एसोसिएटेड विद द साइन डिस्पोजिटर. जैसे अभी आपने सन के साथ वीनस था, तो सन का जो साइन डिस्पोजिटर है वीनस था, तो दोनों इकट्ठे थे, तो उस वजह से भी कैंसिल होता है. और इसके अलावा जो आजकल हम लोग मानते हैं, ये तो हमारे चार जो हमारी एस्ट्रोलॉजिकल टेक्स्ट में दिए हुए हैं, बट उसके अलावा जो आजकल लोग मानते हैं कि if exalted planet is posited with the debilitated planet. अभी हमने देखा सचिन तेंदुलकर के हॉरोस्कोप में जुपिटर और मार्स दोनों 10th साइन में थे, तो हमने कहा जुपिटर कैंसिल होता है, नीच भंग हो जाता है. या दो डेबिलिटेटेड प्लैनेट दे आर इन अपोजिशन. मान लीजिए कि सन और सैटर्न है, सन 7 नंबर राशि में है और सैटर्न 1 नंबर राशि में है, दोनों आमने सामने बैठे हुए हैं, तो भी उसका नीच भंग हो जाता है. तो इस तरह से ये योग हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रोफेशन पॉइंट ऑफ व्यू. तो इनको भी हमें एक बार देख लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ये मैटर करते हैं और पोजीशन जो है हॉरोस्कोप की काफी चेंज हो जाती है. तो नाउ यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन जो भी आपका. सर ये नीच भंग राजयोग D1 में ही इम्प्लीमेंट, कोई भी योग D1 में ही देखा जाता है. डिविजनल चार्ट में कभी भी योग नहीं देखे जाते. एस्पेक्ट भी हम उसमें भाव चलित में नहीं देखते, एस्पेक्ट भी हम लग्न चार्ट में देखते हैं, बट योग हम सिर्फ लग्न चार्ट में देखते हैं, ना कि डिविजनल चार्ट्स में. डिविजनल चार्ट्स में योग होने का कोई मतलब नहीं होता. आपने शायद हिटलर में बताया धर्मा कर्मा आदित्यपति योग जो था. हाँ जी, मेरे को समझ नहीं वो नहीं हिटलर वाले बताया. चार्ट में शायद देखा था हमने, कर्मा धर्मा आदिपति योग. किस चार्ट में? हिंदी हिटलर में कह रही है सर. हिटलर के हिटलर chart. में, हिटलर में तो नहीं था कनिका. किसमें, किसकी बात कर रहे हैं? हिटलर वाले में देखा था जो कैंसिल हो रहा था अभी 2-3 चार्ट पहले निकाला था. लेट अस
इसमें 9th हाउस स्ट्रॉन्ग था, फिर इसमें हिटर वाले में यहाँ कैंसिल नहीं हो रहा किसी तरीके से, कोई सी भी चीज एप्लीकेबल नहीं है जो कंडीशन जो हमने डिस्कस की थी यहाँ पर। ठीक है सर वो बना कैसे? जुपिटर केतु के साथ है ना जुपिटर ये। केतु। ये तो चांडाल योग बन गया सर, वो धर्म कर्माधिपति योग कह रही है। धर्म कर्माधिपति इसमें नहीं बना, इसमें कैंसिल हाँ। नहीं हुआ, धर्म कर्माधिपति इसमें बना, नेहरू वाले हॉरोस्कोप में यहाँ बना। सर 12 और ये मतलब जुपिटर और मार्स होना चाहिए ना। हाँ वही तो है, ये 9th हाउस का लॉर्ड क्या जुपिटर है, जी जुपिटर 10th हाउस को देख रहा है, एस्पेक्ट 10th हाउस का लॉर्ड मार्स है, ओके वो 9th हाउस को देख रहा है। ठीक है सर। हाँ तो 9th का लॉर्ड 10th हाउस को, 10th का लॉर्ड 9th हाउस को, तो उस केस में भी धर्म कर्माधिपति योग। सर ये इतने अच्छे अच्छे योग हैं, तो जैसे धोनी की हॉरोस्कोप में है, तेंदुलकर की हॉरोस्कोप में है, पर जो इनका बचपन था सर वो तो बहुत खराब था। देखिए दशाएं तो डिपेंड करती है ना, मान लीजिए आप कहें कि ये मालिया वगैरह की तो पहले तो बहुत अच्छा था, इतना खराब क्यों हो गया, तो रिजल्ट तो दशाओं के और ट्रांजिट के बेसिस पर मिलते हैं। जो हमारे योग है या जो हॉरोस्कोप है दैट इज ओनली 1/3 पार्ट एक्चुअली। अगर मान लीजिए किसी की दशा खराब हो गई और एक भी प्लैनेट अगर बहुत खराब पोजीशन में है और शनि की दशा शुरू हो गई, शनि इज नॉट वेल प्लेस्ड इन द हॉरोस्कोप इन स्पाइट ऑफ अदर योगास, तो रिजल्ट तो फिर शनि के ही मिलेंगे ना आपको। आप तो देखते हैं लाइफ में कितना वेरिएशन होता है, एक योग तो वही रहते हैं, योग थोड़ी चेंज होते हैं कभी भी। नहीं सर मैं कैलकुलेट भी कर रही थी कि उसकी क्या दशा थी धोनी की बचपन में। हाँ तो दशाओं के ऊपर डिपेंड करता है कि अभी ये क्या धोनी क्या था एक्चुअली। अगर आप कहें कि धोनी वाज ओनली ए टिकट कलेक्टर इन द रेलवेज और सडनली एकदम से कहाँ पहुंच गया, तो दशाओं के ऊपर डिपेंड करता है वो तो। अब आपको मोदी जी का बचपन तो बहुत खराब था, अब कहाँ पहुंच गए, तो दशाओं के और ट्रांजिट के ऊपर डिपेंड करेंगे रिजल्ट्स क्या मिलेंगे। एनी अदर क्वेश्चन? चलिए, if there is no question then I think thank you so much. Thank you, sir. दशमांश कब कराएंगे सर? दशमांश अगली बार नेक्स्ट टाइम। नमस्कार सर। Thank you, sir. नमस्कार, थैंक यू सो मच, गुड नाइट। Thank you.